हेलो दोस्तों। अगर आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं या लोगों को प्रभावित करने के तरीके सीखना चाहते हैं या फिर एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आई हूँ जिसका नाम है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप अपने स्टेज के डर से आज़ाद हो सकते हैं और किन तरीकों का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे लोगों को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। जिसके लेखक है डेल कार्नेगी। अमेरिका के एक लेखक और लेक्चरर थे। वे लोगों को सिखाते थे कि किस तरह से वे खुद को सुधार कर सकते हैं, किस तरह से वे कुछ बेच सकते हैं और कैसे वे बोलने की कला में माहिर बन सकते हैं। आज 100 साल बाद भी लोग उनकी किताबों को बहुत पसंद करते हैं। जोसेफ वर्ग एसेनविन अमेरिका के एक एडिटर, लेक्चरर और लेखक थे। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन लिटरेचर की लाइब्रेरी में अपना योगदान दिया था, जिसके लिए वे जाने जाते थे। आज के वक्त में दुनिया को लीडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें वो लोग चाहिए जो हमारे समाज को पहले से बेहतर बनाने के लिए काम कर सके। हमें वो लोग चाहिए जो एक बेहतर बिजनेस खड़ा करके अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में ला सके जिससे लोगों का फ़ायदा हो। लेकिन यह सब कर पाने के लिए उन्हें एक कला में माहिर बनना होगा, पब्लिक स्पीकिंग। दुनिया में किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, उसमें यह ताकत होती है कि वे बहुत से लोगों को एक साथ प्रभावित कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग स्टेज के नाम से ही कांपने लगते हैं। कामयाब तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन यह वह डर है जिससे लड़ने जाने पर बड़े से बड़ा आदमी एक बार ज़रूर घबराता है। यह किताब आपके इस डर का समाधान है। यह आपको बताती है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। अगर आपको जानना है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं या किस तरह से आप गले और फेफड़े की कसरत करके अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने सुनने वालों को एक भीड़ में इकट्ठा करना क्यों ज़रूरी है, तो ये बुक आपके लिए है। हम सभी लोग गाड़ी चलाना किताब पढ़कर नहीं सीखते। अगर किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलाना सीखना होता है तो वो उसे चलाकर ही सीखता है, और लगभग हर कोई उस पर से एक बार ज़रूर गिरता है। ठीक उसी तरह से अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो आपको लोगों के सामने जाकर बोलना होगा। शुरुआत में आपसे गलतियां ज़रूर होंगी, लेकिन वो सभी के साथ होती है। उन्हीं गलतियों से आप बेहतर तरीके से बोलना सीख सकते हैं। दुनिया के महान पब्लिक स्पीकर्स भी जब पहली बार स्टेज पर गए थे तो उन्हें घबराहट हुई थी। लेकिन पब्लिक स्पीकर बनने का यह मतलब नहीं होता कि आपको डर ही ना लगे। इसका मतलब होता है कि आपको उस डर को काबू करना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप अपने डर से आज़ाद हो सकते हैं। इसके लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले तो अपने बारे में सोचना छोड़कर अपने दिए गए टॉपिक के बारे में सोचिए। बहुत से लोग स्टेज पर जाते ही सोचने लगते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर कहीं वे देखने में कुछ ख़राब तो नहीं लग रहे हैं। आप यह सब ना सोचकर अपने मैसेज पर ध्यान दीजिए जो आप लोगों तक पहुंचाने वाले। इसके बाद अपनी बात को पहले से ही तैयार करके जाइए। बहुत से लोग बिना तैयारी के स्टेज पर चले जाते हैं और वहां जाकर यह भूल जाते हैं कि उन्हें बोलना क्या था। इस तरह से वे और घबराने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपनी स्पीच को याद और प्रैक्टिस करके जाइए। इसके बाद अंत में जब आप बोलने के लिए जाइए तो यह उम्मीद कीजिए कि आप असल में बोलने में कामयाब होंगे। अपनी विनम्रता को बनाए रखिए। अपने डर को बगल में रखकर एक खुले दिमाग के साथ बोलिए। शुरुआत में सभी खराब करते हैं, लेकिन कुछ वक्त तक प्रैक्टिस कर लेने के बाद सारे ही लोग अच्छा बोलने लगते हैं। एक टोन में ना बोलकर अपनी बात के ज़रूरी शब्दों पर जोर दीजिए। गाने सुनते वक्त आपने यह देखा होगा कि उसमें अलग अलग धुन का इस्तेमाल होता है। ज़रा सोचिए, आपका मनपसंद गाना सुनने में कैसा लगता अगर उसमें सिर्फ एक तरह का धुन बजता और गाने वाला सिर्फ एक टोन में गाया जाता। कोई भी चीज़ अगर पूरी तरह से सिर्फ
एक खूबी को दिखाए तो वो खूबसूरत नहीं लगती। सोचिए अगर दुनिया सिर्फ एक ही रंग की रंगी होती तो कैसा लगता। आपके आसपास हर जगह सब कुछ सफ़ेद रंग का हो जाए तो कैसा लगेगा। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि बोलते वक्त कभी इस तरह मत बोलिए कि सुनने वाले को लगे कि आप रट कर कुछ बोल रहे हैं। अपने टोन को ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहिए और अपने वाक्य के ज़रूरी हिस्सों को जोर देकर बोलिए। लेकिन जोर देकर बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे चिल्ला कर कहें। इसका मतलब है उसे कुछ अलग तरह से कहना, ताकि सुनने वाला ये समझ जाए कि वो शब्द वाक्य के ज़रूरी शब्द हैं। अगर आप ज़ोर से बोल रहे थे तो उन ज़रूरी शब्दों को आराम से कहिए। अगर आप आराम से बोल रहे थे तो उन शब्दों को ज़ोर से कहिए, या फिर आप उसे अपने स्टाइल में कुछ अलग तरह से कहने की कोशिश कीजिए ताकि वो बाकी शब्दों से अलग लगे। अपनी बात के ज़रूरी हिस्से को अलग तरह से बोलने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला, अपनी स्पीच को बदलना। दूसरा है अपने बोलने की रफ्तार को बदलना। तीसरा है कुछ देर रुक कर बोलना। जब हम कुछ मज़ेदार बात बता रहे होते हैं तो हम तेज़ बोलते हैं, और जब कुछ खूबसूरत लम्हों की बात करते हैं तो आराम से बोलते हैं। इससे हमारे टोन अलग हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी ज़रूरी बात को बोलने से ठीक पहले या ठीक बाद कुछ देर के लिए रुक जाएंगे तो वह बात बाकी की बातों से अलग लगेगी। या फिर अगर आप अपने वाक्य की शुरुआत तेज़ रफ्तार से बोलते हुए करेंगे और अंत में उसे धीरे से बोलेंगे तो वो भी सुनने में अलग लगेगा। इस तरह आप अपनी स्पीच को आकर्षक बना सकते हैं। अपनी बात के जरिए अपने लोगों में भावनाएं पैदा करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीकर होता है। इंसान हमेशा अपनी भावनाओं के आगे मजबूर हो जाता है। यही वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में रंग डालती है और इसे खूबसूरत बनाती है। अगर आप किसी तरह से अपने सुनने वालों के अंदर एक भावना पैदा कर सके तो वे आपको बहुत पसंद करने लगेंगे। लोग इसलिए कॉमेडी शो ज़्यादा देखने जाते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री कम देखते हैं, क्योंकि कॉमेडी में एक भावना पैदा करती है, खुशी की। सिर्फ यही नहीं, सेल्स में भी जब हम ग्राहक की भावनाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाते हैं। लोग नया आईफोन इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो अच्छा है। आईफोन ऐसा कोई भी फीचर नहीं देता जो सैमसंग या ओप्पो या वीवो नहीं देते। लेकिन अगर आपके सामने आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन्स रख दिए जाएं तो संभावना ज़्यादा है कि आप आईफोन को ही चुनेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि उससे इस्तेमाल करने से उनका दर्जा ऊंचा उठ जाएगा। भावनाएं हमारी ज़िंदगी को चलाती है, इसलिए अगर आप किसी तरह से भावनाओं पर काबू पा लेंगे तो आप लोगों के दिलों में काबू पा सकते हैं। आसान शब्दों में प्रैक्टिस करके आप जिस भी टॉपिक पर बोल रहे हैं आपको उसके अंदर पूरी तरह से घुसना होगा। उसे अपनी आत्मा में बसा लीजिए और उसमें पूरी तरह से उतर जाइए। जब एक्टर्स अपने रोल की तैयारी करते हैं तो वे उसमें भावनाएं पैदा करने के लिए पूरी तरह से कैरेक्टर में उतर जाते हैं। शूटिंग से कुछ घंटे पहले से ही वे खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और सिर्फ एक सीन के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। इस तरह से वे देखने वालों के अंदर भावनाएं पैदा कर पाते हैं और उनका दिल जीत पाते हैं। अगर आपको भी ऐसा करना है तो आपको भी अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार करना होगा। बोलने के साथ ही आपको अपने गेस्चर पर भी ध्यान देना होगा। गेस्चर का मतलब होता है बोलने के वक्त अपने हाथ और अपने शरीर को अपने स्पीच के हिसाब से हिलाना। ये इशारे होते हैं जिसे देखकर लोग आपकी बात को अच्छे से समझ पाते हैं। इसमें माहिर बनने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो इन्हें ज़बरदस्ती बाहर लाने की कोशिश मत कीजिए। गेस्चर आपके अंदर से अपने आप निकलने चाहिए, और अगर आप ज़बरदस्ती से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो लोगों को तुरंत पता लग जाएगा कि वो नकली है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते।
गेस्चर को बेहतर बनाने के लिए आप उसे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि आप हर गेस्चर को एक ही तरीके से प्रैक्टिस करें और हर बार उसे उसी तरह से इस्तेमाल करें। कभी कभी यह संभव भी नहीं होता। यह आपके अंदर से समय समय पर अपने आप निकलने चाहिए। आप अगर एक होनहार स्पीकर को एक ही स्पीच 2 बार देते हुए सुनिए तो आप ये देखेंगे कि उनके गेस्चर बदलते रहते हैं। इसके बाद आपको यह ध्यान देना होगा कि आपके अंदर से जो गेस्चर निकल रहे हैं वो आपकी स्पीच और आपके टोन के साथ मैच खा रहे हैं या नहीं। बहुत बार हम ऐसे गेस्चर कर देते हैं जो कि बहुत ख़राब लगते हैं। इसके लिए आप शीशे में देखकर उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यह देखिए कि कौन से गेस्चर अच्छे लग रहे हैं, किसे सुधारा जा सकता है और किसे आपको निकालने की ज़रूरत है। समय के साथ आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप इससे बेहतर तरीके से कर पाओगे। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है कि गेस्चर आपके अंदर से प्राकृतिक रूप से निकलने चाहिए। नकली गेस्चर का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने बगीचे के सूखे हुए पौधे को हरे रंग से रंग देना। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए यह उतना ही आसान होगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गेस्चर करने से लोगों का ध्यान भटकने लगता है। यह याद रखिए कि आप अपने हाथों को या अपने शरीर को हद से ज़्यादा मत हिलाइए। साथ ही अपने चेहरे के हाव भाव पर भी ध्यान दीजिए। इसका कंक्लूज़न यह निकला, हर कला की तरह पब्लिक स्पीकिंग भी एक कला है। कला की तरह पब्लिक स्पीकिंग की कला को भी प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। स्टेज पर जाने से पहले अपने टॉपिक को अच्छे तरह से तैयार कीजिए और साथ ही अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखिए ताकि आप लंबे समय तक बोल सकें। अपनी बात के ज़रिए लोगों में भावनाएं पैदा करने की कोशिश कीजिए। हर रोज़ अच्छे से प्रैक्टिस करके आप इसमें बेहतर बन सकते हैं। अपने शब्दों के ज्ञान को बढ़ाइए। अगर आपके पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे शब्द होंगे तो आपकी स्पीच पहले से बेहतर होगी। इससे आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए अब से अगर आप कोई किताब पढ़ें तो उसमें आने वाले उन शब्दों को नोट कर लीजिए जो आपके लिए नए हैं और फिर उन्हें अपनी स्पीच में इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? दोस्तों, क्या आपका भी सपना है एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनने का? अगर आपके मन में भी कुछ सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।